Renegade Immortal, Chapter 5. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. आखिर में 11 नौजवानों में से कोई भी इम्तिहान पास न कर सका। एक छोटी लड़की थी जो वैंग लिन जितनी दूर तक पहुंची थी। उस दिन इम्तिहान में नाकाम होने वाले तमाम नौजवानों को पहाड़ के नीचे वापस भेज दिया गया। हैंग यूएस सेक्ट के डिसाइपल्स उन्हें एक एक करके घर ले गए। जो वैंग लिन को घर ले जाने आया था वो वही नौजवान था जिसने उसे लाया था। उसके पीछे वैंग जुओ और वैंग हाउ थे। नौजवान ने हाथ जोड़े और कहा, भाई वैंग जुओ, अंकल मास्टर का डिसाइपल बनने पर मुबारक हो। तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। वैंग जुओ के चेहरे पर मगरूराना एक्सप्रेशन था। उसने फख्र से कहा, ये तो कुदरती बात है। मास्टर ने कहा है कि घर के दुनियावी मामलात को निपटाने के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो वो मुझे कल्टीवेटर टेक्निक सिखाएंगे। वैंग हाउ ने अपना सर उठाया और साइड से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे मगरूराना अंदाज को हकारत से देखा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास एक मास्टर है? मैं मॉर्टल पिल्स बनाने का तरीका सीख सकूंगा। वैंग जुओ ने वैंग हाउ को घूर कर देखा, फिर उसने अपनी नज़र वैंग लिन पर डाली जो खामोशी से वहां खड़ा था। वो मुस्कुराया और कहा, टाइजू, कैसा रहा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम में सलाहियत नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे बाप दोनों यकीन नहीं करते थे। अब हम नतीजा जानते हैं। टाइजू ने अपना सर उठाया, हल्का सा वैंग जुओ को देखा और कहा, जनाब, मेरे वालिदैन घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। बराए मेहरबानी मुझे जल्द अज जल्द वापस ले चले। वैंग जुओ ने देखा कि वैंग लिन ने उसे नज़रअंदाज करने की जुर्रत की है और उसने तंज किया, छोटे गमार, तुम अपनी बाकी की जिंदगी के लिए एक छोटे से गांव में अपने बाप की तरह बढ़ई बन जाओ तो बेहतर है। इम्मॉर्टल नौजवान ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई जब उसने अपने सामने 3 नौजवानों को देखा, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं बोला। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और तीनों को साथ लेकर हैंग यूएस सेक्ट पहाड़ से गायब हो गया। इस उड़ान का पिछली उड़ान से मुवाजना किया जाए तो वैंग लिन का मूड जमीन और आसमान जैसा था। पहले वो उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन अब वो मायूसी से भरा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वैंग खानदान का घर नजर आने लगा। वैंग लिन ने अपनी आंखें खोलीं। वो दूर से ही खानदान के घर को जश्न की रोशनियों और जिंदा दिल माहौल में देख सकता था। वहां दावत की मेजें उससे कहीं ज्यादा थीं जब उसके वालिद ने गांव में दावत का एहतमाम किया था। उन्होंने तकरीबन पूरे सहन को ढक लिया था। वैंग खानदान के तमाम अफराद थे, यहाँ तक कि वो लोग जो लकड़ी खरीदने गए थे वो भी वापस आ गए थे। जश्न पूरे उरूज पर था, पीने और बातों से भरा हुआ। दावत की क़यादत वैंग तियानशू के बड़े भाई, वैंग तियानशू के तीसरे भाई और वैंग तियानशू के तीसरे भाई कर रहे थे। तमाम रिश्तेदारों ने इन तीनों को घेर लिया ताकि उन्हें मुबारकबाद दे सकें। ये मंजर बहुत पुरजोश था। उनकी आंखें हसद से भरी हुई थीं, लेकिन उनके मुंह खुशामद से भरे हुए थे, खास तौर पर वैंग लिन के बाप की तरफ, जिसने अपने माजी की उदासी को याद किए बिना न रह सका। वैंग लिन के 6th अंकल ने पुकारा, दूसरे भाई, इस बार तुम्हारा बेटा यकीनन चुना जाएगा। इसके बाद तुम्हें मजीद बढ़ई बनने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें देखेगा उसके पास तुम्हें एल्डर कहने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वैंग तियानशू के 5th अंकल ने कहा, लाओ अर, इन दिनों मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारी जिंदगी आम नहीं होगी। तुमने अपनी जिंदगी टाइजू के लिए वक्फ कर दी। अब जबकि वो इम्मॉर्टल बनने जा रहा है, तुम्हें उसके बाप के तौर पर गैर मामूली होना चाहिए। दूसरे भाई, इस बार तुम्हारा बच्चा टाइजू और मेरा बेटा दोनों चुने जाएंगे। हम भाई 10 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। इस बार हमें एक साथ पीना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। टाइजू के बाप ने शराब का ग्लास लाते हुए कहा। वो वैंग तियानशू का तीसरा भाई था। टाइजू के बाप ने उन तमाम रिश्तेदारों को देखा जो कभी उसे हकारत से देखते थे। उसके माजी का सारा दुख दूर हो गया। ताहम वो अपने दिल पर एक विशाल पत्थर का बोझ महसूस किए बिना न रह सका। टाइजू, तुम्हें जरूर चुना जाना है। दूसरी भाभी, इस बार दूसरे भाई से तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लाई है। टाइजू के तुम्हारे बच्चे होने पर आसपास के इलाके में कौन तुम्हें नहीं जानेगा। दूसरी भाभी, तुम्हारे बच्चे टाइजू में मेरे बच्चे से ज्यादा सलाहियत है। जब से टाइजू छोटा था वो बहुत होशियार था। टाइजू की माँ, हालांकि हम एक ही खानदान के हैं, आजकल बहुत से खूनी रिश्तेदार शादियां कर रहे हैं। मेरी बेटी कुमारी है और तकरीबन टाइजू के उम्र की है। टाइजू खूबसूरत है और मुझे पसंद है। हम अपने खानदानों के दरमियान रिश्ता क्यों नहीं जोड़ लेते?
टाइजू के बाप की तरह उसकी माँ भी रिश्तेदार खवातीन के एक ग्रुप से घिरी हुई थी जो उसके पास जोश व खरोश से बातें कर रही थीं। वांग जुओ का बाप हर वक्त बेपरवाह एक्सप्रेशन रखे हुए था। वो चुपके से ख्वाहिश कर रहा था कि मॉर्टल आए और ये खबर दे कि टाइजू नहीं चुना गया, ताकि वो इस पर अपने दूसरे भाई का रद्द अमल देख सके। जैसे ही उसने ये सोचा वो हंसा और उसने अपने साथ वाले रिश्तेदार को टोस्ट किया जो उसके बच्चे की तारीफ कर रहा था। मंजर पुर-रौनक और जोश से भरा हुआ था। उसी लम्हे रोशनी की एक तलवार नमूदार हुई और सहन में उतरी। इसके साथ 4 लोग आए। वो इलाका फौरन खामोश हो गया। वांग खानदान के किसी फर्द ने एक लफ्ज भी बोलने की जुर्रत नहीं की। हैंग यूएस सेक्ट के डिसाइपल ने इलाके का जायजा लिया और चुपके से एक आह भरी। उसे याद आया जब वो हैंग यूएस सेक्ट का डिसाइपल चुना गया था। उसका आबाई गांव भी इस तरह जश्न मना रहा था। उसने अचानक वांग लिंग को तरस भरी नजर से देखा। वो जानता था कि ये नौजवान जिस चीज का तजुर्बा करने वाला था वो ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई नौजवान बर्दाश्त कर सके। इसके आगे एक बेरहम रास्ता है। डिसाइपल ने अपना सर हिलाया और रोशनी की तलवार में चला गया। इमॉर्टल प्रैक्टिशनर्स की कोई दुनियावी ख्वाहिशात नहीं हो सकती। जो जरूरी है उसे निपटा लो, मैं तुम्हें 3 दिन में लेने आऊंगा। उसकी आवाज दूर से गूंजी। जब बाग जुओ के बाप ने इमॉर्टल को जाते देखा तो वो तेजी से अपने बेटे के पास भागा और पूछा, क्या इमॉर्टल हुई बेंग ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया है? वांग जुओ ने फख्र और गुरूर से भरे चेहरे के साथ कहा, कुदरती तौर पर मास्टर ने कहा है कि 10 सालों में मैं हैंग यूएस सेक्ट डिसाइपल्स का हेड बनने के काबिल हो जाऊंगा। वांग जुओ का बाप खुशी से निहाल था। उसने अपने बेटे के कंधों पर जोर से थपकी दी और हंसा। बहुत खूब वांग जुओ, तुम मुस्तकबिल में एक इमॉर्टल बनोगे। हमारे वांग खानदान में एक इमॉर्टल होगा। वांग हाओ के बाप के चेहरे पर भी परेशानी का इजहार था। जब उसने वांग हाओ को देखा, जब वो पूछने ही वाला था तो वांग हाओ ने एक आह भरी और कहा, बाबा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा पहले ही एक हैंग यूए सेक्ट डिसाइपल है। वांग हाओ का बाप इंतहाई खुश था। उसने अपना कप उठाया और जोर से पिया। वांग जुओ के चेहरे पर नागवारी का एक्सप्रेशन था। उसने हकारत से कहा, तीसरे अंकल, आपने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। उसने वांग खानदान की बहुत बेइज्जती करवाई है। सबके सामने उसने इमॉर्टल की खुशामद की और फिर सिर्फ रिश्वत के सहारे ही वो एक मददगार बनने में कामयाब हो सका। वांग हाओ ने अपनी भवें उठाईं और कहा, मैं खुश हूं तो क्या हुआ, मुस्तकबिल में देखते हैं कि किसके पास ज्यादा मजबूत कल्टीवेटर टेक्निक्स है। तब हम देखेंगे कि किसने वांग खानदान की बेइज्जती करवाई है। टाइजुओ के बाप ने अपने बेटे के चेहरे पर मायूस एक्सप्रेशन देखा जिससे उसका जिस्म कांप उठा। उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। टाइजुओ, तुम्हारा तुम्हारा क्या बना? टाइजुओ की मां ने पूरी उम्मीद के साथ पूछा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।